हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर नंबर 2 पार्ट फिफ्थ की बात कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने बात कर लिया था कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं और किस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि डाया का स्ट्रक्चर कैसा है, पैरा का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डायपोल्स कैसे ओरिएंटेट हो रहा है, उसका बीएच कर्व के बारे में बात कर लिया था हमने। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल के बीएच कर्व के बारे में उसके ओरिएंटेशन, डायपोल्स के ओरिएंटेशन के बारे में बात कर लिया था। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। हम कह रहे थे कि फेरो का अपना अलग यूज है और फेरी का अपना अलग यूज है। जहां पे हमें एडी करंट लॉस को कम करना होगा वहां पे हम लोग फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे। जहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ज्यादा जरूरत होगी वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे। बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो जा रहा था, हमारे पास उसका बीएच कर्व ज्यादा हो रहा था और कंडक्टिविटी कम होने की वजह से उसमें एडी करंट आ रहा था। अब बात यह आई कि एडी करंट क्या है। इन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे कि एडी करंट क्या है, कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, द न्यू सेशन। सो इसमें हम लोग छोटे छोटे से चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, सीआरजीओ क्या है जिसको हम लोग सिलिकॉन स्टील बोलते हैं, ये क्या है, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बीएच कर्व के बारे में, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाउ हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि भाई फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है जहां पे रेसिस्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अभी हम लोग फिर वहां पे आएंगे, सीआरजीओ वगैरह पे आएंगे, वहां पे पहुंचेंगे। अभी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो दो तरह का है। कैसा है? एक जनरली अगर हम बात करें तो हमें दो तरह का एक ओवरऑल व्यू देखें तो दो तरह का मिला। कैसा? एक मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मिला जो तुरंत ही पोलराइज्ड हो गया और तुरंत ही डीपोलराइज्ड हो गया। मींस जिस डायरेक्शन में फ्लक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में डायपोल्स तुरंत ही ओरिएंटेड हो गए, और जिस डायरेक्शन जैसे ही हम उसका रिवर्सल कर रहे हैं वो डायपोल्स तुरंत ही इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास दो तरह का मैग्नेटिक मटेरियल। एक ऐसा हुआ कि फ्लक्स इधर आ रहा है, इस तरफ डायपोल ओरिएंटेड हो गए, बट जैसे ही रिवर्सल किए तो वो जल्दी ओरिएंटेड नहीं हो रहे हैं दूसरे डायरेक्शन में। तो इस बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, सो मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी क्लासिफाई इनटू टू वेज। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जो तुरंत ही क्या हो जाए, ओरिएंटेट हो जाए। ठीक है। दूसरा एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन बेस पे देख रहे हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ऐसे कुछ। अब ये कोई एक्स्ट्रा नहीं आ गया, फेरी से एक्स्ट्रा नहीं हो गया। इन्हीं में से क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं कि कैसे हैं। कुछ ओरिएंटेड जल्दी हो जा रहे हैं और डी ओरिएंटेड भी जल्दी हो जा रहे हैं, कुछ को टाइम लग रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो कैसे कैसे मटेरियल्स हैं। सो पहला हेडिंग लिखिएगा, द फर्स्ट वन इज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हेडिंग लिखिएगा सॉफ्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ जरा देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, क्या इसके कैरेक्टर हैं। सो जैसे आपके पास मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, आपके पास एक मैग्नेट है, एक मटेरियल है, इसके ऊपर आपने क्या वाउंड कर दिया, इसके ऊपर आपने एक वायर को लपेट दिया। अच्छा, सो वायर को आपने क्या करा, यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग कर दी इसकी। ओके, नाउ दिस इज द वाइंडिंग, ये वाइंडिंग हो गई।
अंदर कौन है, मैग्नेटिक मटेरियल है। इस पे आपने क्या दिया, एक फ्लक्स, एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स दिया। ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स का एक इंस्टेंट अगर मैं कंसीडर करूं, सो पॉजिटिव हाफ में करंट इधर से जाएगा तो फ्लक्स इधर, और जैसे ही नेगेटिव हाफ में जाएगा तो करंट इधर से जाएगी तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में। और अगर फ्लक्स को ट्रेवल करना है इसके अंदर तो डाइपोल्स को तुरंत इधर ओरिएंटेड हो जाना चाहिए और तुरंत इधर ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करूंगा तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी डाइपोल्स क्या हो जाएं, तुरंत क्या हो जाए, ओरिएंटेड हो जाए, तुरंत ही क्या हो जाना चाहिए, ओरिएंटेड। यहाँ पे डायरेक्शन बनाना उतना प्रॉपर वे नहीं है, उतना प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो अल्टरनेटिंग है, करंट कैसा है, ऑल्टरनेटिंग है। इट मीन्स फ्लक्स को क्या होना पड़ेगा, हर एक इंस्टेंट में चेंज होना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब ऐसे मटेरियल हैं, यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स देता हूँ कैसा, सप्लाई दे दिया मैंने क्या, V ऑफ t, और इसका क्या नेचर है, चेंज हो रहा है, ये ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। सो ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वो मैग्नेटिक मटेरियल जो अपने डाइपोल्स इजीली चेंज कर जाएं, जो डाइपोल्स अपने इजीली ओरिएंटेड कर जाएं, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सो इसमें लिखिएगा, एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, those magnetic material whose dipoles are oriented as per the flux changes, as per the flux changes, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहे हैं, ओरिएंटेड हो जा रहे हैं। और अगर मैं कहना चाहूं, क्या कह सकता हूं, those magnetic material which can be easily magnetize and demagnetize। सो इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। easily magnetize and demagnetize, मैग्नेटाइज भी कर दें और इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर दें। तो इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सो इसका अगर हम BH कर्व देखें, इसका अगर हम लोग BH कर्व देखते हैं, BH कर्व ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का BH कर्व कैसा आएगा, इजीली मैग्नेटाइज हो जा रहा है। सो इसका देखते हैं, मान लिया ये मैग्नेटिक मटेरियल लिया मैंने, ठीक है। सो दिस वन इज योर B and this represents the H, now this axis is B axis। क्यों सर, इस एक्सिस को B एक्सिस क्यों लिए है, क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है, क्या, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू कितना H होता है। सो as the value of B changes, H changes, B changes, जैसे जैसे H बदलेगा वैसे वैसे B बदलेगा। तो यहां पे डिपेंडेंट कौन हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल इज B, whereas independent is H। अच्छा, H भी इंडिपेंडेंट नहीं है, H तो खुद ही डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे। ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट। H तो खुद ही डिपेंड कर रहा है किस पे, Ni/L पे, ये तो खुद ही इस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, बट इस रिलेशन से अगर BH कर्व माने तो ये क्या है, H जो हो गया वो इंडिपेंडेंट हो गया। जैसे जैसे हम लोग I बदलेंगे H चेंज होगा और H चेंज होगा तो B चेंज होगा। इस वजह से इस एक्सिस पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B को, यानी फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ओके, नाउ इस मटेरियल को कंसीडर करिए, अभी इस टाइम में सपोज करिए करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें फ्लो करना है, अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करना है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना होगा, तुरंत ही इसे सारे डाइपोल्स इसी डायरेक्शन में क्या हो जाना चाहिए, ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप देखिए तो ये हमने इसका वर्जिनल लिया, मीन्स इस मैग्नेट, इस मटेरियल के ऊपर अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया गया था, मतलब कोई भी फ्लक्स इस पर नहीं डाला गया था। तो उस तरह के कर्व जो ऑप्टेन होता है उसको हम लोग कहते हैं वर्जिनल कर्व। नाउ अब आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप फ्लक्स करंट बढ़ाते चले गए, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते चले गए, एच बढ़ता चला गया, एच बढ़ता चला गया तो बी भी बढ़ा, और किसी एक पॉइंट पे जाके सारे डाइपोल्स इसके क्या हो गए, सैचुरेट हो गए। सारे डाइपोल्स क्या हो गए, एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। सो सारे डाइपोल्स क्या हो गए, एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। ओके, ये बात समझ में आई। सो यहाँ पे सभी एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए, और जिस पॉइंट पे ओरिएंटेड हुए इसको मैं कह रहा हूं बी नॉट एट द मैक्सिमम फ्लक्स इंटेंसिटी दैट इज एच नॉट। एच नॉट पे क्या हो गए, सारे हो गए। अब मैं कह रहा हूं जैसे ही इसका रिवर्सल आया, यानी यहां पे देखोगे तो आपका वोल्टेज चेंज होगा। अगर मैं करंट की बात करूं, वोल्टेज की बात भी नहीं करना चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं करंट पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज वगैरह की बात अभी हम लोग आगे चल के करेंगे। नाउ अगर यहां पे देखो करंट आप क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, अब डायरेक्शन इसकी चेंज कर रहे हो। जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करोगे सो इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। सो सारे फ्लक्स राइट हैंड रूल से आप देखोगे नॉर्थ इधर से निकल के इधर की तरफ जाएगा। सो जैसे ही आप चेंज करोगे वैसे ही आपके पास ये मटेरियल जो इसके अंदर का है ये अपने डाइपोल्स को अगर तुरंत चेंज कर दिया, तुरंत चेंज करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में ये मटेरियल कौन सा है, फेरो ही है। तो इसका मतलब है जो हम लोग फेरो में पहले बात कर रहे थे, पहले बात कैसा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ इसके पास रेसिड्यूअल बच जाएगा। तो मैं कहा जैसे ही इसको मैं ओरिएंटेट किया तो इसका रेसिड्यूअल कुछ ना कुछ यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके पास रेसिड्यूअल बच गया, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, बी आर कह रहे थे। इसे हम लोग क्या कह रहे थे, बी आर कह रहे थे। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन और बदलना चाह रहे हैं। वही बात हम लोग, वही कहानी फिर से दोहरा रहे हैं, यानी इसकी डायरेक्शन और बदलना चाह रहे हैं। तो इस पार्ट पे आके हमारे पास एक कोर्सिव फोर्स आ गया था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, माइनस का एच ऑफ सी कह रहे थे। पिछले लेक्चर रेफर करिएगा, वहां पे बी एच कर्व अच्छे से एक्सप्लेन किया गया क्यों ऐसा हो रहा है। नाउ अब यहां से मैं क्या किया, इस डायरेक्शन में और जाना स्टार्ट किया। सो जैसे ही करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची, नेगेटिव डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची, सारे फ्लक्स अभी भी क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में जो ओरिएंटेड थे ये भी क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे। नाउ ये इस डायरेक्शन में अपने सैचुरेशन पे पहुंच गया। अब यहाँ पे जो जिस वैल्यू पे पहुंचा इसको मैं कह रहा हूं माइनस ऑफ एच नॉट, माइनस ऑफ एच नॉट। ओके, नाउ अगेन आप क्या कर रहे हो, अब कह रहे हो कि इसको फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो। अब ये क्या हुआ, अपनी वैल्यू फिर से बढ़ा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव हुआ। जैसे ही इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होना स्टार्ट किया, ये कर्व कुछ इस तरह फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, कुछ इस तरह फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। सो इस वाले पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं नेगेटिव का बी आर। इस डायरेक्शन में कुछ यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे कुछ डाइपोल्स ओरिएंटेड रह गए इस ही डायरेक्शन में। अब यहां से हम लोग फिर से जिस पॉइंट पे हम लोग इसको फिर से जीरो कर ले रहे हैं, जब ये इसके डाइपोल्स क्या हो गए, सभी के सभी रैंडम ओरिएंटेड हो गए। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था तो ये क्या हो गए, जिस पॉइंट पे रैंडमली ओरिएंटेड हो गए फिर से, इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं एच ऑफ सी। नाउ अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू को फिर से बढ़ाना चाह रहे हैं। सो ये वैल्यू यहाँ पे आके जाके क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। यहाँ पे जाके क्या हो गई, सैचुरेट हो जाएगी। सो डायरेक्शन आपका वही रहा, ये वही रहा, इधर से इस डायरेक्शन में, इधर से इस डायरेक्शन में, यहां से ये चलना स्टार्ट किया। अब ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में सर यही तो फेरोमैग्नेटिक का था, हाँ मटेरियल तो वही है, बट इसका जो देखिए बीएच कर्व का एरिया है ये बहुत पतला है, ये बहुत पतला है। बहुत कम ही ऐसे हो रहे हैं जो अपने ओरिएंटेशन को नहीं बदल पा रहे हैं।
इसी वजह से जो यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है बहुत कम आ रही है, वो बहुत कम आ रही है। सो इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, जिसका बीएच कर्व बहुत नैरोवर होता है। जिसका बीएच कर्व क्या होता है? बहुत नैरोवर होता है। इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। सो यहाँ पे नोट करके लिखिएगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, नोट करके क्या लिखिएगा? नोट करके लिखिएगा सॉफ्ट मैग्नेटिक material has narrower BH curve. Narrower, NAROWER, narrower स्पेलिंग देख लीजिएगा, NARROWER, NARROWER, narrower BH curve। अब नैरोवर होने से क्या फायदा है? जब हम लोग बात करेंगे बीएच कर्व पे हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस पे, तो इसका आपका नैरो और विड्थ होने का इफेक्ट पता चलेगा। इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। अभी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है, क्या एक्सप्रेशन है जो इसको एरिया से इसका हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड कर जा रहा है। सो ये बात आपको समझ में आए कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हैज नैरोवर बीएच कर्व। ठीक है, नैरोवर बीएच कर्व, ठीक है। सो बीएच कर्व नैरोवर होने का मतलब हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब आप पता नहीं क्या कह रहे हो कि इसका बीएच कर्व क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे जब बीएच का हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस पढ़ेंगे तो वहां पे मैं प्रूव करूंगा कि इसका एरिया जो है वो हिस्टेरेसिस लॉस को डिफाइन करता है। चलिए अगला लिखेंगे हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अगला मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा है? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सो यहां पे लिखिएगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड वन इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? सो वो मैग्नेटिक मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज ना हो सके, अच्छा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मटेरियल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर जो मटेरियल वाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जो मटेरियल यूज करते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का बना होना चाहिए। नाउ बात करते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का। सो लिखिएगा दोज मैग्नेटिक मटेरियल which do not easily magnetize and demagnetize। वो मैग्नेटिक मटेरियल जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकते हैं, उस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट एग्जांपल में लिखिएगा परमानेंट मैग्नेट्स की ये प्रॉपर्टी होती है, एक बार जिधर उसका मैग्नेटाइजेशन हो गया, जो नॉर्थ पोल बन गया, वो उधर का उधर रहेगा, उसको आप क्या कर सकते हो? डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो। बहुत कोशिश करोगे तो उसके डायपोल्स क्या होंगे? ओरिएंटेड होंगे, बट उसके साथ साथ रेसिड्यूअल फ्लक्स क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इसका ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? द ग्राफ ऑफ द बीएच कर्व ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का अगर मैं बीएच कर्व ड्रॉ करूं, सो दिस विल लुक लाइक, ये कैसा आपको दिखेगा? दिस विल लुक लाइक कुछ इस तरह से, थोड़ा सा स्क्वायरी शेप हो जाता है। सो मान लेते हैं यहां से आपके पास ये सैचुरेशन में चला गया, ये कुछ एरिया कुछ इस तरह से कवर करेगा,
सो इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल, इस तरह का BH कर्व शो करने वाला जो मटेरियल होता है, अब इसका मतलब नहीं इतना बड़े बोर्ड में मैं बना दिया तो आप कॉपी में भी इतना ही बड़ा बनाएंगे, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था कैसा होगा। सो यहाँ पे ये क्या हो गया H(C), यहाँ पे इसका कोर्सिव फोर्स हो गया H(C), रेसिडुअल फ्लक्स Br एंड रेसिडुअल फ्लक्स कितना माइनस का Br। मैं ये बताना चाह रहा था इसका एरिया देखिए BH कर्व का क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, सैचुरेशन के बराबर ही हुआ, देखिए यहाँ पे रेसिडुअल लगभग सैचुरेशन के बराबर ही हो जाता है। सो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, रेसिडुअल लगभग सैचुरेशन के बराबर हो जाता है, सैचुरेशन के लगभग आपका बराबर ही होगा, रेसिडुअल भी लगभग उतना ही रहता है। सो इस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल में कौन सा है, परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट का यूज हम लोग लो पावर रेटिंग मशीन में करते हैं, जहां पे हमें लो पावर की जरूरत होती है वहां पे हम लोग परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। The purpose of this material or the purpose of discussing this both the type of material is only to describe the BH curve. BH curve describe करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था इसका एरिया ज़्यादा है तो लॉसेस ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो लॉसेस कम होगा, लेकिन इसका फील आपको अभी नहीं आया होगा। सो जब मैं डिस्कस करूंगा BH curve ऑफ द मटेरियल या एडी करंट लॉस, कोर लॉसेस को जब मैं डिस्कस करूंगा तो वहां पे मैं प्रूव करूंगा कैसे एरिया पे डिपेंड कर रहा है। Now this is all about the hard and soft magnetic material. So आगे बढ़ते हैं इसी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी डाइपोल्स जो थे वो अपोजिट में ओरिएंटेड थे, उसकी डाइपोल्स जो थे वो अपोजिट में ओरिएंटेड थे और ओरिएंटेशन की वजह से उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जा रही थी, हाई हो जा रही थी। अब मैं ऐसा चाह नहीं रहा हूं, मैं ऐसा चाह रहा हूं जितने भी डाइपोल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो, ओरिएंटेड हो, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो और साथ साथ ही उसकी रेसिस्टिविटी भी क्या रहे, कम रहे। मैं ऐसे मटेरियल का यूज नहीं करना चाह रहा हूं जिसके डाइपोल्स क्या हो, अपोजिट ओरिएंटेड हो, भले उसका डाइपोल कैसा है। जो हम लोग फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं। जो हमारे पास फेरी मैग्नेटो मटेरियल था वो कैसा था, ऐसा था, इसके डाइपोल्स क्या थे, ऐसी थे, यहाँ पे एक ऐसा। अब मैं चाहता हूँ ये वाला फैक्टर ना आए, ये वाला फैक्टर ना आए, ये क्या कर रहा है, फ्लक्स डेंसिटी को रिड्यूस कर दे रहा है। सो मैं चाहता हूँ क्या ये वाला फैक्टर ना हो, मटेरियल वही हो, सभी के डाइपोल्स इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो, ठीक है। सो इसके लिए मैंने क्या किया, एलॉय बनाना स्टार्ट किया और एलॉय किसका बनाया, सिलिकॉन स्टील का मैंने क्या किया, एलॉय बनाया। नाउ हेडिंग लिखिएगा सिलिकॉन स्टील, हेडिंग लिखिएगा SILICON, सिलिकॉन, मैग्नेटिक मटेरियल का ही पार्ट चल रहा है, सिलिकॉन स्टील, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, स्टील जुड़ा हुआ है। इसको शॉर्ट टर्म में देखें तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं SS, शॉर्ट टर्म में देखें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, SS के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो दो तरह के मटेरियल हैं, कौन कौन सा, सिलिकॉन स्टील, दो तरह के चीजें मिला दी हमने, कौन सा, सिलिकॉन और स्टील, ओके। नाउ अब मुझे आप ये बताओ एलॉय मीन्स क्या होता है। सिलिकॉन स्टील को अगर आप एलॉय की बात करो तो दो मटेरियल का क्या होता है, मिक्स होता है। सो दिस इज एलॉय ऑफ स्टील, स्टील का क्या है, एक एलॉय है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एलॉय में क्या कर दिए, सिलिकॉन प्लस क्या मिला दिए, स्टील को मिक्स कर दिए। अब ये जो सिलिकॉन स्टील है इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। ब्रॉडली देखें तो इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकता है, या दो तरह से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और कैसे कैसे करते हैं वो देखो। सो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी
क्वांटिटी के टर्म में कि सिलिकॉन को कितना मिक्स किया जा रहा है और स्टील कितना मिक्स है, उस पर हम लोग एक बात करेंगे। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन ओरिएंटेड ये क्या है ग्रेन ओरिएंटेड? सारी बातें करेंगे, तसल्ली से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बट जो भी पढ़ेंगे एकदम डेफिनेट और मस्त मौले तरीके से। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी पे अगर हम लोग बात करें कि क्वांटिटी की बेसिस के टर्म पे देखें तो सिलिकॉन स्टील कितने तरह से डिवाइड है। नाउ यहां पे अगर देखो, सबसे पहला क्लासिफिकेशन लिखिएगा, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पे। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट वन इज on the basis of क्वांटिटी के टर्म में अगर हम लोग बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। नाउ सो यहां पे हमारे पास दो तरह का सिलिकॉन स्टील बनेगा। द फर्स्ट वन इज हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील। द फर्स्ट वन इज हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील। ये क्या है? हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील। ये वो है, हम लोग जो बात कर रहे थे एलॉय के बारे में। किसकी बात कर रहे थे? एलॉय के बारे में। एलॉय इज इक्वल्स टू किसका एलॉय है? सिलिकॉन का, और उसमें क्या मिक्स कर दिए? स्टील को मिक्स कर दिए। सिलिकॉन में क्या मिक्स कर दिए? स्टील को। अब हमने क्या कर दिया? हाई सिलिकॉन स्टील मिक्स कर दिया। सो हाई मीन्स व्हाट? अगर इस सिलिकॉन का परसेंटेज 3% टू 5% के बीच में आता है, 3% से 5% के बीच में आए, तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे एलॉय को, सिलिकॉन के स्टील के ऐसे एलॉय को हम लोग कहते हैं हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील। और इसमें अगर देखें तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 95% टू 97%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 95% टू 97%। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से रेसिस्टिविटी ऑफ द एलॉय और द मटेरियल इंक्रीजेस। इसकी वजह से क्या होगा? रेसिस्टिविटी को कैसे दिखाते हैं? रो से। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एलॉय बोल रहे हैं। एलॉय कौन सा एलॉय है? हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस। अगर ऐसा हो गया, क्यों कर रहे थे ऐसा इस वजह से कर रहे थे कि जो डिवाइस, जो ट्रांसफॉर्मर ऐसा था जहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी, तो हम लोगों ने बात किया था ना कि वहां पे हमारी क्या हो रही है? रेसिस्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एडी करंट लॉस क्या हो जा रहा था? कम हो जा रहा था। सो जो लोग यहाँ पे नए हैं, पिछले लेक्चर को रेफर कर लेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा। सो जैसे ही रेसिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, सो एडी करंट लॉस, P एडी इज इक्वल्स टू एडी लॉस डिक्रीजेस, पावर एडी करंट लॉस डिक्रीजेस, ऐसे लिख लीजिए, एडी करंट लॉस डिक्रीजेस। अच्छा, अगर एडी करंट लॉस डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? अभी बात करेंगे हम लोग आगे चल के, घबराने की जरूरत नहीं है। हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? इफेक्ट डिक्रीजेस। हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो जो मटेरियल जिसमें सिलिकॉन 3% से 5% तक मिल जाता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स में यूज करते हैं। जहां पे हाई रेटिंग पावर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। यहां पे एडी करंट लॉस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। इस वजह से इस तरह के मटेरियल को हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील को हम लोग कहते हैं इसको हम लोग एक मटेरियल और कहते हैं जिसका हमारे पास नाम होता है
ट्रांसफॉर्मर ग्रेडेड स्टील, इसे हम लोग एक नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर ग्रेडेड स्टील. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज this is also known as transformer graded steel. इसे हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर के लिए ही बस बना होता है. इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के. अब इसका ये कारण नहीं है कि इसकी रेसिस्टिविटी कम हो गई तो सिर्फ इसका ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज करते हैं, ना भाई ना. इसके बहुत सारे कारण हैं. क्या कारण है, जैसे ही हम लोग इसको 3% से 5% मिलाते हैं, जैसे ही इसका क्या मिलाते हैं, 3% से 5% मिलाते हैं, इसका ब्रिटलनेस बढ़ जाता है. क्या बढ़ जाएगा, ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस मीन्स क्या होता है, ब्रिटलनेस मीन्स होता है मटेरियल की, अगर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखें तो उसकी दो प्रॉपर्टी कैटेगराइज होती है. एक क्या होता है, ब्रिटल मीन्स जैसे ही उठाया और तोड़ा चट से टूट गया. जैसे आप देखोगे मंच का अगर चॉकलेट लोगे तो उसे ऐसे जैसे करोगे वो टूट जाता है. ठीक है. या आप देखो किट कैट का ऐड भी आता है, जैसे ही आप ऐसे किए चट से टूट गया, तो उसमें क्या ब्रिटलनेस ज्यादा है. अच्छा, अगर मैं कहूं वही 5 स्टार ले लीजिए, 5 स्टार वाला ले लीजिए, तो उसको आप जैसे करोगे तो फोल्ड होते चला जाएगा, जल्दी से टूटेगा नहीं. तो उस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी. उस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी. और अगर तुरंत ही टूट गया तो उस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस. जैसे आपका किट कैट था तो वो तुरंत ही टूट गया, तो वो क्या था, उसका ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा था. तो जब सिलिकॉन को आप ज्यादा ऐड करोगे मात्रा में 3% से 5%, तो इसकी क्या बढ़ जाती है, इसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाता है. नाउ अब यहां पे लिखिएगा क्या, as the percentage of silicon increases. जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज इसका इंक्रीज करेंगे, क्या बढ़ेगा, द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस. brittleness of material increases. अच्छा, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा हो गया तो therefore अगर ये ऐसा हो गया तो therefore we can't provide the different shapes. अब इसका क्या मतलब है, दैट इज, यहां पे समझिए, दैट इज टीथ कटिंग इज टफ. टीथ कटिंग क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं चाहता हूं, एक मटेरियल आप लीजिए, ये आप एक मटेरियल लीजिए और वो क्या है, कौन सा है, हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील है. हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील है, और मैं चाहता हूं इसको मैं काट के ऐसे करूं, इसको मैं काट के ऐसे इसकी तीथ बना दूं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही. जैसे आप रोटेटिंग मशीन में देखोगे तो उसके बहुत सारे तीथ प्रेजेंट होते हैं, आपको देखोगे. सो रोटेटिंग मशीन में आपको ऐसे बहुत सारे तीथ प्रेजेंट होगा, ऐसे इस तरह का. सो इस तरह का इसका कटिंग करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाता है. क्यों, क्योंकि आप जैसे ही इसको कट करना चाहोगे ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूटने लगता है ना भाई. तो टूटने की वजह से हम लोग इसको रोटेटिंग मशीन में इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं. और वहीं ट्रांसफार्मर का कोर कैसा होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर ऐसा शो होता है, एक सिंपल सा ऐसा शो होता है. सो इसके कोर में इसको बनाना बहुत इजी है. तो इस तरह से, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर ग्रेडेड स्टील बोलते हैं. इस वजह से भी इसका नाम क्या पड़ा है, ट्रांसफार्मर ग्रेडेड स्टील पड़ा हुआ है. तो
इस तरह के जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 3% से 5% के बीच में होती है, उस तरह के स्टील को हम लोग कहते हैं हाई ग्रेडेड स्टील। हाई ग्रेडेड स्टील बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर ग्रेडेड स्टील बोलते हैं, सॉरी, ट्रांसफॉर्मर ग्रेडेड स्टील। अब इसका एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, इसका एप्लीकेशन लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। नाउ इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। सो हेडिंग लिखिएगा एप्लीकेशन। हेडिंग क्या लिखिएगा? एप्लीकेशन। 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 सो पहला एप्लीकेशन है, हम लोगों ने बात कर ही लिया था, क्या है पहला एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन है यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कोर्स। लिखिएगा फर्स्ट, यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कोर्स। यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कोर्स। यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर कोर में यूज कर सकते हैं। और कहां यूज करते हैं? यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन with where no teeth is required, जहां पे teeth की जरूरत ना पड़े। no teeth is required। क्यों वहां पे यूज कर रहे हैं? एडी करंट को कम करेगा ना, तो हम लोग तो चाहते ही यही है कि एडी करंट कम हो जाए और फ्लक्स डेंसिटी भी कुछ हद तक बनी रहे। फ्लक्स डेंसिटी भी कुछ हद तक बनी रहे। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग कहते हैं हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील बोलते हैं। हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील बोलते हैं। तो इसको हम लोग रोटेटिंग मशीन में यूज नहीं करते हैं। तो नोट करके एक बात कर लीजिएगा, नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, नोट करके एक बात लिखिएगा रेड कलर में। नाउ note is what? such material is not used in rotating machine। कहाँ पे? rotating machines में इसका यूज नहीं करते हैं। ओके सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। नाउ एक और तरह का मटेरियल है जिसको हम लोग कहते हैं लो सिलिकॉन एलॉय स्टील। एक और मटेरियल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लो सिलिकॉन एलॉय स्टील। ठीक है, तो इसके बस परसेंटेज में चेंज होता है। इसके बस परसेंटेज में चेंज होता है। क्या चेंज आता है देखिएगा, दैट इज सेकेंड वन, इसी का सेकेंड पार्ट है, दैट इज लो सिलिकॉन एलॉय स्टील। इसमें क्या होता है, जो परसेंटेज होती है वो 0.5 से लेके 0.2% तक हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन को मिक्स कर देते हैं। 0.5 से लेके 0.2 तक सिलिकॉन को मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रेसिस्टिविटी एक हद तक तो कम नहीं, मतलब एक थोड़ा सा लिमिट हो जाती है रेसिस्टिविटी, बट फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है? थोड़ी सी डिक्रीज हो, थोड़ी सी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है और रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से मिक्सर, फिर से वही एलॉय है। सो इसमें हम लोग यूज करते हैं 0.5% से लेके 2% के बीच में सिलिकॉन को मिक्स कर लेते हैं। और जो इसमें स्टील होता है वो कितना हो जाता है? 98% से लेके 99.5% तक। 99.5% तक, 98% से लेके टू 99.5% तक। सो इसकी वजह से क्या होता है? रेसिस्टिविटी उतना अब कम नहीं होती है, जितना पहले कम थी उतना कम नहीं होती है, बट स्टिल कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों किए हम? इस वजह से किए कि जहां पे जब हम लोग हाई का यूज कर रहे थे, हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील का यूज कर रहे थे, तो वहां पे ब्रिटलनेस आ जा रहा था। अब मैं चाहता हूं रोटेटिंग मशीन में भी इसी तरह का मटेरियल का यूज करूं, तो इसका परसेंटेज थोड़ा सा घटा दिया, तो इसकी वजह से इसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। सो द डक्टिलिटी प्रॉपर्टी increases, और ductility property
रिमेन्स, तो इस वजह से इसका शेप करना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, सो और देखेंगे थोड़ा सा इसका ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल, ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल रिड्यूसेस, इसका ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रोटेटिंग मशीन में यूज कर सकते हैं। इसकी फ्लक्स डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, हाई फ्लक्स डेंसिटी एज कंपेयर टू हाई वाले से। इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई फ्लक्स डेंसिटी, हाई फ्लक्स डेंसिटी हो जाता है इसका। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है रेसिस्टिविटी ये पड़ गया, स्टील के मुकाबले इसकी रेसिस्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस, इंक्रीज द, ऐसे लिख दो, रेसिस्टिविटी इंक्रीजेस, स्टील की अपेक्षा ये मिलने से क्या हो गई, रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो गई। इसकी वजह से पी एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ये लॉस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो इसका प्रॉपर यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, प्रॉपर यूज अगर हमें इसका करना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको रोटेटिंग मशीन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि शेप और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका शेप और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन इसमें एडी करंट लॉस तो अभी भी कुछ ना कुछ आएगा। सो यहां पे लिखिएगा, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, टू रिड्यूस द, नोट करके लिखिएगा, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं, इसे लैमिनेट कर देते हैं या थीन मटेरियल का यूज करते हैं, काट देते हैं स्लॉट्स में। बात करेंगे अभी आपको इसकी बातें और भी करेंगे। लैमिनेट द कोर, लैमिनेट द कोर, कोर को क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर वार्निश लगा के उसको लैमिनेट कर देते हैं। ये बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देख लो, इसका एप्लीकेशन देख लो, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो वही जाहिर सी बात है, डक्टिलिटी ज्यादा है, तो इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, एप्लीकेशन में, यूज्ड इन अ रोटेटिंग मशीन, यूज्ड इन अ रोटेटिंग मशीन। एप्लीकेशन देखिएगा, एप्लीकेशन कहाँ है, सो used in a rotating machine, rotating machines में इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। नाउ अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ, किसका किसके बीच में, एक आपका कंपैरिजन मैं करना चाहता हूँ, एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ मटेरियल का, हाई का और लो का, हाई मटेरियल का और लो का, कि हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील और लो सिलिकॉन एलॉय स्टील के कंपैरिजन करना चाहता हूं फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस फ्लक्स इंटेंसिटी के बारे में। सो इसका ग्राफ आपको जो देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसे थोड़ा सा। एक्चुअल में अगर हम किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे अगर आप कुछ ना कुछ तो त्याग आपको करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ त्याग आपको करना ही पड़ता है। अगर आपने त्याग नहीं किया इसका मतलब है यू आर सो लकी। नाउ जैसे देखो, एक आपके पास फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपके पास क्या है, फील्ड डेंसिटी है, फ्लक्स इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं लो की, सो लो वाले को मैं ब्लू से दिखा रहा हूं। सो इसका फ्लक्स डेंसिटी एज कंपेयर टू हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील इज ग्रेटर, इज मच मोर देन द लो वाले का क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं हाई की बात करूं, सो इसका फ्लक्स डेंसिटी आप देखिए कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। दैट इज बी किसके वाले का है, ये लो वाले की बात करता हूं। लो
लो सिलिकॉन एलॉय स्टील की बात कर लिया मैं, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील की, सो ये आपको कैसा दिखेगा, इसका जो आपको ग्राफ दिखता है ये लगभग थोड़ा सा जल्दी सैचुरेट कर जाता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी सैचुरेट कर जाता है। और ये कैसे दिखने लगता है, यहीं पे आके ये सैचुरेट हो जाता है। बट फ्लक्स डेंसिटी तुरंत ही इसमें आ गई। फ्लक्स डेंसिटी देखो कम ही, थोड़ा सा ही आपको एक्साइटमेंट देना पड़ा, तुरंत ही क्या हो गई, फ्लक्स डेंसिटी आपको सैचुरेट हो गई। सो ये आपका क्या हो गया, हाई वाले का, हाई का हो गया। ये फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे मिला। यहाँ पे आप देखोगे फायदा क्या हुआ, इस वाले रेड वाले को देखो, आपको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जाने के लिए कितना एक्साइटमेंट देना पड़ा, बहुत कम एक्साइटमेंट देना पड़ा। आप देखना मैक्सिमम फ्लक्स सैचुरेट कब हो गया, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको देना पड़ा, दैट इज एच हाई लिख रहा हूँ यहाँ पे, एच हाई लिख रहा हूँ। नाउ इसको एक्साइट करने के लिए आपको ज़्यादा एमएमएफ लगाना पड़ेगा। इसको एक्साइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एमएमएफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एच लो। बट दोनों का ही अपना अपना फ़ायदा है, दोनों का ही अपना अपना फ़ायदा है, जो हम लोगों ने बात कर ली थी। यहाँ पे देखोगे तो आप रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इस मटेरियल की रेसिस्टिविटी, इसको मैं लिख रहा हूँ, अगर इसकी रेसिस्टिविटी की बात करूँ, यहीं पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या बातें कर लेता हूँ। पहली बात एच हाई का, हाई एलॉय स्टील का, हाई एलॉय स्टील इज लेस देन एच लो। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, तो अगर मैं रिलेशन लिखूं किसका, फ्लक्स का अगर मैं रिलेशन लिखूं तो वो कितना होता है, एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। तो ये जल्दी से इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तुरंत ही फ्लक्स डेंसिटी को क्या पा जाएगा। तो इसका मतलब है रिक्वायर्स लेस लेस एमएमएफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी रेसिस्टिविटी की मैं बात करूँ, तो किसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेसिस्टिविटी ऑफ हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई लिख रहा हूँ, हाई सिलिकॉन एलॉय स्टील की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू किसके, लो वाले के। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, रेसिस्टिविटी लो है तो इसका ये मतलब हुआ क्या, एडी करंट लॉस किसका, पी एडी किसका, पीई लिख रहा हूँ, किसका भाई, हाई वाले का कम होगा किसके अपेक्षा, पीई लो वाले की अपेक्षा। इसका क्या होगा, कम होगा। सो अगर जिसे ये दिख नहीं रहा है, अगर देखने में परेशानी हो रही है तो मैं बोल दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच हाई इज लेस देन एच लो, देयरफॉर इट रिक्वायर्स लेस एमएमएफ। कौन सा भैया, हाई वाला रिक्वायर्स लेस एमएमएफ। इसमें क्या होगा, लेस एमएमएफ की जरूरत पड़ेगी। और इसकी रेसिस्टिविटी कम है, इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है, सो इसमें एडी करंट लॉस इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ ये भी बात मुझे पता चल गई। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, इसी वजह से इसे हम लोग कह रहे हैं ट्रांसफार्मर ग्रेडेड कोर बोल रहे हैं, और या आयरन बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसका रोटेटिंग मशीन में यूज कर रहे हैं। इसमें ब्रिटलनेस क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका ब्रिटलनेस बहुत कम होगा। इसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा है, इसकी डक्टिलिटी बहुत कम है। इसमें फ्लक्स डेंसिटी बहुत कम है, इसकी फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम एट वेरी मिनिमम फ्लक्स इंटेंसिटी इट अचीव्स द मैक्सिमम फ्लक्स, अपने सैचुरेशन पे पहुंच गया थोड़े से के लिए सैचुरेशन पे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ा, ज्यादा लगाना पड़ा, तब ये सैचुरेशन पे पहुंचा। नाउ this is all about the property of both the material, that is high silicon alloy steel and low silicon alloy steel. अब एक और क्लासिफिकेशन है on the basis of grain oriented, so इसे लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पूरे अच्छी तरीके से इसे लिख लीजिएगा। Now अगला लिखिएगा on the basis of, अगला हेडिंग लिखिएगा, that is B,
जिन लोगों ने इसे नोट डाउन नहीं किया, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का हम लोग अब क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके ग्रेन्स कैसे ओरिएंटेड हैं, उसके बेस पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। नाउ लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ B1 B, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन ओरिएंटेड ग्रेन किस तरह से ओरिएंट है उसके स्ट्रक्चर पे। नाउ अगर हम लोग देखें तो ग्रेन को हम लोग दो तरह से ओरिएंटेड कह सकते हैं। कौन कौन सा? द फर्स्ट वन इज लिखिएगा कोल्ड रोल्ड CRGO ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसका ओरिएंटेशन कैसा है उसके स्ट्रक्चर पे, कैसा है? कोल्ड रोलिंग कर रहे हैं, उसका रोलिंग कैसा कर रहे हैं? कोल्ड रोल्ड। नाउ द सेकंड कैसा है? हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसी को हम लोग कहते हैं CRGO। ये कौन सा है? सिलिकॉन स्टील। CRGO सिलिकॉन स्टील। ये कौन सा है? HRGO सिलिकॉन स्टील। दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, CRGO, बहुत ज़्यादा फेमस है, ट्रांसफार्मर और मशीन्स में हम लोग इसी का यूज करते हैं। दूसरा है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। दूसरा कैसा है? हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ठीक है, एक को हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म करके उसकी रोलिंग कर रहे हैं, रोलिंग है कुछ ऐसा है करेंगे, और एक को हम लोग ठंडे पे उसको क्या कर रहे हैं? रोलर चला रहे हैं। तो उस तरह के ओरिएंटेशन को हम लोग कह रहे हैं कोल्ड, ठंडा है, और एक तरह का कौन सा है? गर्म मीन्स गर्म करके उसको ओरिएंटेड कर रहे हैं। नाउ हॉट रोल और कोल्ड रोल, अच्छा ओरिएंटेशन किसका है? सिलिकॉन स्टील का है। इसका मतलब है तो एलॉय ही, यानी सिलिकॉन स्टील का हम लोग क्या कर रहे हैं? सिलिकॉन के साथ स्टील को मिला रहे हैं, है तो एलॉय ही है। किसका है? सिलिकॉन स्टील का। तो इसका मतलब है इसमें क्या मिक्स कर दिया? सिलिकॉन मिक्स कर दिया, और प्लस क्या मिक्स कर दिया? स्टील को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही आप मिक्स करोगे, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग, और उसमें भी इसका आप देख रहे थे कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड आ जा रही थी, जिसकी वजह से क्या होता था? वो जल्दी से फ्लक्स डेंसिटी को अचीव नहीं कर पा रहा था। अभी आपने देखा था कि जैसे ही हमारे पास हाई वाले का तुरंत ही फ्लक्स डेंसिटी को मैक्सिमम को अचीव कर लिया था, लो वाला थोड़ी देर में जाके होगा। अब मैं चाह रहा हूं जो मेरे पास मटेरियल है उसको मैं क्या करूं? जैसे ही थोड़ा सा डालूं तो तुरंत ही क्या हो? एक ही डायरेक्शन में फ्लक्स चला जाए। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं? एक मटेरियल को कंसीडर करता हूं। लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज योर जेड एक्सिस। नाउ अ मटेरियल इज प्लेस, एक मटेरियल को मैं क्या करता हूं? यहां पे प्लेस कर देता हूं, विच इज लुक लाइक दैट। ये कैसा आपको शो करेगा? ये आपको ऐसा शो करेगा। अ मटेरियल इज प्लेस इन सच अ मैनर। यहाँ पे आप देखो कैसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, now this is your workpiece means what? आप एक छोटा सा मटेरियल का टुकड़ा ले लीजिए और उस पर इसको मैंने ले लिया और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ? कोल्ड रोलिंग कर रहा हूँ। ओके, सो रोलिंग कैसा कर रहा हूँ मैं? रोलिंग मैं कैसा कर रहा हूँ? यहाँ देखना, दिस वन इज योर। अब मैं एक रोलर लिया, ये स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपके समझने के लिए बेस्ट ही होगा। चलिए थोड़ा सा और सही कर लेते हैं इसे।
नाउ दिस इज योर वर्क पीस ऑफ सिलिकॉन स्टील। ये वर्क पीस है आपके पास सिलिकॉन स्टील का। अब आपने क्या किया, एक रोलर लिया, ये एक रोलर लिया और इस रोलर से आपने इसको इस डायरेक्शन में चला दिया। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। सो ये रोलर इधर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में? ए वाई कैप में इसका मूवमेंट है। सो इस डायरेक्शन में आप जैसे ही चलाओगे तो सारे ग्रेन्स जो होंगे इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो सारे ग्रेन्स क्या होंगे? एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे। सो आप क्या करना है, एक बार इधर से लेके इधर चलाना है। ये नहीं कि इधर से लेके फिर इधर ले गए फिर इधर चलाए, नहीं। कैसे करना है, इसको रोलर को ले जाना है इधर, फिर उठा के फिर लाए, और फिर जितनी बार भी आपकी रोलिंग करनी है यूनी डायरेक्शन होना चाहिए, ना कि बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। सो आपने क्या कर दिया, इसको ओरिएंटेट किया। सो जैसे ही आप ओरिएंटेट करोगे तो जो आपका वर्क पीस है, जो आपका क्या है वर्क पीस है, वो कैसा दिखेगा? इसके डाइपोल्स किधर से कैसे दिखेंगे? इसके डाइपोल्स आपको ऐसे दिखने लगेंगे। ये आपका वर्क पीस था, तो इसके पोल्स आपको कैसे दिखेंगे? सो देखो भैया, इसके डाइपोल्स एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल। सारे ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? ओरिएंटेड हो जाएंगे, यूनी डायरेक्शन। अब इसकी वजह से थोड़ा सा ही एमएमएफ दोगे तो ये तुरंत ही सैचुरेट हो जाएगा, तुरंत ही। मतलब आपको फ्लक्स दौड़ाने के लिए इस मटेरियल में आपको फ्लक्स दौड़ाने के लिए तुरंत ही ये क्या कर जाएगा, ऑलरेडी ये मटेरियल में पोल्स कैसे हैं? इस डायरेक्शन में यूनी डायरेक्शनल ओरिएंटेड है। इनका डायरेक्शन कैसा है? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। नाउ जैसे ही आप क्या करोगे, फ्लक्स इस डायरेक्शन में डालोगे, तुरंत ही इस डायरेक्शन में फ्लो करा देंगे। तो ये क्या हुआ, एमएमएफ की रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, सो इसमें लिखिएगा all the grains are oriented in a direction as per shown in figure the orientation is AY cap. डायरेक्शन। इसका ओरिएंटेशन किधर हो गया? AY कैप के डायरेक्शन में। where the roller is rolled, जहां पे रोलर को क्या किया गया है, जिस डायरेक्शन में रोल किया गया है, where the roller is rolled. Due to this the flux density increases and reduces the hysteresis loss. अब कैसे hysteresis loss को reduce करेगा, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, अभी देखेंगे। It also requires, अगले पॉइंट में लिखेगा, it also reduce the requirement of MMF. ये क्या कर रहा है, MMF के रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है।
एमएमएफ के रिक्वायरमेंट को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। सो ये बात मुझे समझ में आ गई कि इस तरह का ओरिएंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील बोलते हैं। इसके ग्रेन्स क्या हो गए, यूनिडायरेक्शनल में ओरिएंटेड हो गए। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। अब जरा मुझे बताइए आप, हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ कोल्ड रोल ओरिएंटेड ही कर सकते हैं, हॉट रोल भी कर सकते हैं। सेकंड लिखिएगा, हॉट रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HRGO सिलिकॉन स्टील, HRGO सिलिकॉन स्टील। अभी भी ये क्या है, सिलिकॉन स्टील, यानी किस किस से मिलके बना है, सिलिकॉन और स्टील से। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मटेरियल को लिया, वर्क पीस को लिया, उसको हीट किया और उसके बाद उसकी क्या कर देते हैं, रोलिंग कर देते हैं। सो इसमें लिखिएगा, इफ द मटेरियल, ब्रैकेट में लिखिएगा, द वर्क पीस ब्रैकेट क्लोज get heated and then rolled, the rolling is called hot rolled grain oriented silicon steel, hot rolled grain oriented steel, HRGO या silicon steel, HRGO silicon steel। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इन दिस केस, हॉट रोल्ड में बात कर रहा हूं, इन दिस केस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल does not changes, crystal structure of the material does not changes, whereas cold rolled, जब हम लोग कोल्ड रोलिंग कर रहे थे, whereas in cold roll the crystal structure get oriented in unidirection, वो क्या हो जा रहा था, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा था और यूनिडायरेक्शन में क्या हो जा रहा था, ओरिएंटेड हो जा रहा था। तो इसका कोई यूज रहा नहीं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हॉट रोलिंग नहीं करते हैं। सो लिखिएगा, therefore हॉट रोलिंग इज नॉट प्रिफर्ड, हॉट रोलिंग हम लोग क्या करते हैं, प्रिफर नहीं करते हैं। सो लेट अस सपोज आपके पास ये एक वर्क पीस है, सो इसकी हमने क्या कर दी, हॉट रोलिंग कर दी, और इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ ग्रैनुअल्स सिलिकॉन के इसमें मिक्स कर दिया, यहाँ पे कुछ ग्रैनुअल्स मिक्स कर दिए। सो लेट्स से these are the granules which are mixed in a silicon steel, ये कुछ हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम एज इट इज बना रहेगा। कैसे, कुछ इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा, सभी का ओरिएंटेशन एक जैसा नहीं रहेगा, ये अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बदल नहीं पाता है। हो सकता है इसका ओरिएंटेशन इधर हो सकता है इसका ओरिएंटेशन इधर हो, बट ये क्या होगा, ये एक जोन वाइज हो जाएगा, यह अपने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाता है, और जिधर आप रोल करेंगे वो क्या हो जाएगा, जोनल में एक डायरेक्शन में इस तरह से जाने लगेगा। सो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रह जाता है। तो इस तरह के मटेरियल, इस वजह से इसके हम लोग क्या करते हैं, हॉट रोलिंग नहीं करते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द HRGO एंड CRGO। CRGO हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है और यूनिडायरेक्शन सारे ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, यूनिडायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं, सारे ग्रेन्स यूनिडायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। अब जरा हम लोग बात करें CRGO को ट्रांसफार्मर में यूज़ कैसे करेंगे, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्चुअल वे देना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ कि कैसे, क्यों हम लोग, आप जब इंडस्ट्री में जाओगे, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे पतली पतली जो प्लेट्स होती हैं
उसको लगाया जा रहा है एक के ऊपर एक, कभी एल शेप, कभी एल शेप करके ऐसे करके वहाँ पे पतली पतली प्लेट रखी जा रही होगी। सो ये देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। सो आप सपोज करो एक छोटी सी हेडिंग लिख लो, वाई CRGO used in transformer only, in transformer only। ट्रांसफॉर्मर में ही हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पे। वाई CRGO यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर ओनली, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर में क्यों यूज़ करते हैं। सो मान लो आपके पास एक CRGO का मेटल है, ठीक है, इसके सारे ग्रेन्स क्या होंगे, एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। सो सारे ग्रेन्स क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं। सो ऑल द ग्रेन्स आर ओरिएंटेड इन अ यूनि डायरेक्शन। अब मैं चाहा कि इससे एक कोर डिज़ाइन करूं ट्रांसफॉर्मर का। सो ये आपके पास क्या है, फिगर नंबर 1। अब मैं क्या चाहता हूं, इससे एक कोर डिज़ाइन करूं। सो मैंने क्या किया, इस ट्रांसफॉर्मर को, इस कोर को बीच से ही काट दिया, बीच से ही क्या कर दिया, काट के ये पार्ट को निकाल लिया और बीच वाले पार्ट को फेंक दिया। सो इसका जरा आप देखिएगा, इसका ओरिएंटेशन ग्रेन्स का किधर है, इस डायरेक्शन में, ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन। अब अगर मैं चाह रहा हूँ क्या, इसके ऊपर मैं एक वाइंडिंग कर देता हूँ। आपने क्या कर रखा है, इसके ऊपर एक वाइंडिंग कर दिया। सो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वाइंडिंग करता हूँ इसके ऊपर कुछ ऐसा, और यहाँ से, सो यहाँ पे देखोगे करंट गई आई। सो आई की वजह से इसमें देखना आपके पास क्या करंट आई, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, और यहाँ से करंट बाहर निकल गया। सो राइट हैंड रूल का यूज़ कर रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में, फ्लक्स ऊपर की तरफ। सो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, इस ब्लू वाले को देखिएगा, इस ब्लू वाले पॉइंट को देखिएगा और ब्लू वाले से कंपेयर करिएगा। ये बताइएगा मुझे, ये ब्लू वाला इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ये इस डायरेक्शन में, इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में। अब जो रेड वाला फ्लक्स आया, ये करंट की वजह से आया, और जैसे ही करंट का पाथ, फ्लक्स का पाथ आप देखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिल रहा है, इसके परपेंडिकुलर मिल रहा है। एक पाथ कैसा हुआ फ्लक्स का, रेड वाले को देखिए, इस डायरेक्शन में तो सही था, इस डायरेक्शन में तो तुरंत ही सैचुरेट हो गया, तुरंत ही फ्लक्स तेजी के साथ चला गया, मतलब लेस एमएमएफ की ज़रूरत पड़ी, यहाँ तक तो सही था। लेकिन यहाँ देखो, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होने लगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, यहाँ पे हमें ज़्यादा एमएमएफ लगाना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, ये जस्ट अपोजिट हो गया इसके, और ज़्यादा लगाना पड़ा, और ज़्यादा, जस्ट 180 डिग्री का शिफ्ट हो गया ना। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, यानी एक बात तो समझ में आई कि ये वाला एरिया ही बस काम कर रहा, और बाकी तो सब बेकार हो गया, बेकार हो गया। नाउ यूजफुल एरिया इतना रहा, ये वाला एरिया ही क्या रहा, यूजफुल रहा। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। तो अब क्या करता हूं, मैंने क्या किया, इस ट्रांसफॉर्मर, इसको अलग अलग पतले पतले पट्टी में काट लिया, और क्या किया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, कैसे। नाउ अब इसी को मैं क्या करता हूं, एक पतली सी प्लेट काट ली मैंने, ऐसे पतली सी प्लेट काट ली ऐसे,
फिर इसी का पतला सा प्लेट काटा और इसको मैंने रख दिया ऐसे, मैं ऐसे रख देता हूं इसको, ठीक है, ये मुझे समझ में आया। अब मैं क्या किया, इसके ऊपर इसी पतली प्लेट को ऐसे करके रख रहा हूं, वर्टिकली रख दे रहा हूं, इसके ऊपर रख दे रहा हूं ऐसे, इसके ऊपर मैं क्या कर दिया, इसको ऐसे रख दिया और इस तरह से रखा कि इसका जो फ्लक्स है इस डायरेक्शन में ही रहे, इसका जो फ्लक्स है इस डायरेक्शन में ही रहे, यानी इसका ओरिएंटेशन किधर हो, इधर को, इसका ओरिएंटेशन किधर को, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका ओरिएंटेशन कैसा हो, इसका ओरिएंटेशन कैसा हो, इधर से चला जा रहा है, इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात मुझे समझ में आई कि ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरे को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, एक का ओरिएंटेशन दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप क्या किए, इसके ऊपर एक और पतली सी प्लेट रख दी ऐसे, थोड़ा सा इसे मोटा करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो इसका ओरिएंटेशन इधर था, तो इसका भी ओरिएंटेशन, इस पतली प्लेट का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में कर दूंगा और इसका ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में ले लूंगा। अभी आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सा ही आपको एमएमएफ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, एमएमएफ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स के ऊपर, इसके कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर अब यहाँ पे आप क्या करते, एक कॉइल कंसीडर करते हो, अब यहाँ पे क्या करते हो, एक कॉइल को कंसीडर करते हो ऐसे, और इसमें लेट से आई करंट जा रही है। सो आप देखोगे यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। फिर से राइट हैंड का यूज़ करो, राइट हैंड का यूज़ करोगे, फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये देखो सपोर्ट कर रहा है इसे सपोर्ट कर रहा है, इसके पैरेलल ही जा रहा है। ब्लू वाले के देखो, रेड वाला पैरेलल जा रहा है, रेड वाला पैरेलल जा रहा है। यहाँ से भी अब ये फ्लक्स इधर से चलते चला जाएगा, इधर से इसको सपोर्ट कर रहा है, इसके पैरेलल फ्लो हो रहा है, इसके पैरेलल ही फ्लो हो रहा है। फ्लक्स कैसा फ्लो हो रहा है, इसके पैरेलल। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको इश्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो मटेरियल मिले हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा सा एमएमएफ ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एमएमएफ क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट पिछले वाले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, पिछले वाले से तो बहुत ज़्यादा ही बेटर है। यहाँ पे देखो फ्लक्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर दी, सेम ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मुझे ये समझ में आया कि CRGO तो यूज़ करेंगे, बट उसकी क्या करेंगे, पतली पतली प्लेट काट के उसका कोर मटेरियल कुछ इस तरह से ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करेंगे। क्या हम लोग रोटेटिंग मशीन में क्यों नहीं इसका यूज़ कर पा रहे हैं, रोटेटिंग मशीन में क्यों इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं CRGO मटेरियल का? एक्चुअल में होता ये है कि रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है, रोटेटरी पार्ट होता है। एक के ऊपर फ्लक्स होता है, एक के ऊपर कंडक्टर होता है, और फ्लक्स अपनी हर एक इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। वो कैसे, देखो, लेट अस सपोज करिए ये आपके पास स्टेटर है, ये आपके पास है स्टेटर, रोटेटिंग मशीन है, और इसके अंदर ये कौन सा है, रोटर है, इसके अंदर रोटर है। लेट्स से ये इसके ऊपर वाइंडिंग कर रखी है और इसकी वजह से क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। इस इंस्टेंट पे यहाँ पे देखोगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, 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 यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, यहाँ पे इधर, हर एक डायरेक्शन में इसका फ्लक्स है। अब कैसे इसका CRGO का आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको यूज़ करना यहाँ पे टिपिकल हो जाएगा। इस वजह से CRGO का उपयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर में करते हैं, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है,
ट्रांसफार्मर में करना ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। एमएमएफ की रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा इसमें एमएमएफ को फ्लो कराने में। दैट इज एमएमएफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, एन इंटू कितना आई। एमएमएफ इज इक्वल्स टू एन इंटू आई। आई की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिलक्टेंस पाथ का क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फ्लक्स डेंसिटी को आप इजिली अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल। या आपने क्या पढ़ लिया, मैग्नेटिक मटेरियल। सो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची रह गई है जिसको हम लोग कहते हैं बीएच कर्व। और बीएच कर्व हो चुका है, बट आपको बताना रह गया एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, और उसको हमें बीएच कर्व के बेसिस पे डिराइव करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीआरजीओ। सीआरजीओ का यूज़ क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, किस तरह से इसका यूज़ कर रहे हैं, कोल्ड रोल क्या है, हॉट रोल क्या है, कितने तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको फैलाइए। होप कोशिश करूँगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ, कुछ इशू आ जाता है। सो कोशिश करूँगा अगली बार से लेक्चर कंटिन्यू हो, पर डे हो। थैंक्स अ लॉट। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर with the concept of eddy current and hysteresis loss. Thank you. So तब तक के लिए बिजली, पानी, पेड़ को बचाइए। दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। आज जो हम लोग जिस फेज से गुजर रहे हैं वो एक्चुअली हमारी ही गलती है। सो थैंक्स अ लॉट।